हम में से कई लोग अपनी उंगलियों पर सुखों की समृद्धि के साथ जीते हैं। फास्ट फूड, अगले दिन डिलीवरी और ऑन डिमांड मीडिया से हम तुरंत वो पाते हैं जो चाहते हैं। तो फिर इतने लोग चिंतित, उदास और अलग-थलग क्यों महसूस कर रहे हैं? इस सारांश में आप जानेंगे कि दुख इतना आम क्यों है और डॉ डेविड और ऑस्टिन पर्लमुटर क्या इलाज सुझाते हैं। इस पिता पुत्र की विशेषज्ञता से आप जानेंगे कि संस्कृति कैसे आपके दिमाग को नियंत्रित करती है। 10 दिन के बूट कैंप से आप स्वस्थ आदतें बनाकर इन नुकसानों से बचना सीखेंगे। इस सारांश से आप स्मार्ट चुनाव और दीर्घकालिक खुशी पर केंद्रित जीवन बनाने के उपकरण विकसित करेंगे। पहला अध्याय, आधुनिक दुनिया तत्काल संतुष्टि के लिए अच्छी पर दीर्घकालिक खुशी के लिए बुरी है। क्लिक करना, स्क्रॉल करना, नाश्ता करना, खरीदना। हमारी दिनचर्या हजारों छोटे कामों से बनी है जो थोड़ा सुख देने के लिए बनाए गए हैं। तो जाहिर है हर कोई खुश होना चाहिए, है ना? दुर्भाग्य से आंकड़े दिखाते हैं कि सच्चाई इसके उलट है। 1990 के दशक से अमेरिका में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के नुस्खे 400% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी समय में लगभग हर राज्य में आत्महत्या की दर बढ़ी है और आज हर 4 में से एक अमेरिकी अनिद्रा से पीड़ित है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आधुनिक दुनिया तत्काल संतुष्टि के लिए अच्छी है पर लंबी अवधि की खुशी के लिए बुरी। तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? इसका जवाब हमारे दिमाग से जुड़ा है। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज एक खतरनाक और अस्थिर दुनिया में रहते थे। खाना अक्सर कम मिलता था और शिकारी हर मोड़ पर छिपे रहते थे। इन दबावों से निपटने और सुरक्षित रहने के लिए हमारा दिमाग कुछ चीजों को महत्व देने लगा, जैसे सामाजिक स्वीकृति और ऊर्जा से भरपूर खाना। तकनीकी प्रगति से आज हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है, लेकिन हमारा दिमाग इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। मस्तिष्क के पुराने हिस्से जैसे अमिगडाला अभी भी वही पुराने इनाम चाहते हैं। समस्या तब होती है जब बड़ी कंपनियां इन प्रवृत्तियों का फायदा उठाती हैं। यह अब आम बात हो गई है। आधुनिक खानपान पर ही विचार कीजिए। दुकानें सिर्फ स्वस्थ खाना बेच सकती हैं, पर वे मीठा, नमकीन और कम पोषक विकल्प भी बेचती हैं। हमें ये खाने पसंद हैं क्योंकि वे हमारी प्राचीन वृत्तियों को संतुष्ट करते हैं। व्यवसायों को ये पसंद है क्योंकि इन्हें बेचना आसान है। इसका नुकसान यह है कि यह सिर्फ क्षणिक संतुष्टि देता है। लंबे समय में यह मोटापा, मधुमेह और दिल की बीमारियों का कारण बनता है। सोशल मीडिया के साथ भी यही समस्या है। कंपनियां हमें क्लिक करवाती रहती हैं क्योंकि इससे उन्हें विज्ञापन से पैसा मिलता है। हमारा दिमाग इसे पसंद करता है क्योंकि यह ध्यान और सामाजिक स्वीकृति का मूल पुरस्कार देता है। हालांकि यह सब गहरे और सार्थक रिश्तों की कीमत पर आता है। लगातार जुड़े रहने के बावजूद अधिकांश अमेरिकी अकेलापन महसूस करते हैं। इसे डिस्कनेक्शन सिंड्रोम कह सकते हैं। तत्काल संतुष्टि को दीर्घकालिक खुशी से ज्यादा महत्व देना। इसे दूर करने के लिए हमें अपने दिमाग को फिर से तैयार करना होगा। अगले अध्यायों में हम सीखेंगे कि कैसे। अध्याय 2, मस्तिष्क लचीला है और अच्छे बुरे दोनों तरह के बदलावों के प्रति संवेदनशील है। 1848 में रेल कर्मचारी फिनिस गेज मुसीबत में है। एक भयानक विस्फोट ने लोहे की छड़ को सीधे उसकी खोपड़ी में धकेल दिया है। आश्चर्यजनक रूप से यह दुर्घटना उसे मारती नहीं है। हालांकि यह उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और उसका जीवन बदल देता है। दुर्घटना से पहले गेज मिलनसार और दोस्ताना था। बाद में उसका व्यक्तित्व बदल गया। वह आवेगी, क्रूर और गुस्सैल हो गया। कई सालों तक गेज का व्यवहार उसे समाज से अलग थलग कर देता है, लेकिन समय के साथ उसका दिमाग ठीक होने लगा। जीवन के अंत में वह फिर से नरम और दयालु हो गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश, मस्तिष्क लचीला है और अच्छे बुरे बदलावों के प्रति संवेदनशील है। सौभाग्य से गेज जैसी बड़ी नाटकीय घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। फिर भी हर किसी का दिमाग जीवन भर छोटे छोटे तरीकों से लगातार बदलता रहता है। हर नए विचार, भावना या अनुभव से आपके न्यूरॉन्स नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच संबंध आपके विचार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जितना ज्यादा आप कुछ कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। जैसे लगातार नकारात्मक या चिंतित सोच से आगे ऐसा सोचना आसान हो जाता है। यह पैटर्न मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों में खास महत्व रखता है। सरल शब्दों में हमारे दिमाग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है ब्रेनस्टेम, जो सांस लेने जैसे स्वचालित कार्य करता है। फिर है लिम्बिक मस्तिष्क,
जिसमें अमिगडाला डर और उत्तेजना जैसी भावनाओं को संभालता है। अंत में सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यह आखिरी हिस्सा मानव मस्तिष्क का सबसे नया विकासात्मक जोड़ है। यह सोच विचार, समस्या समाधान और जटिल योजना बनाने जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क में लिम्बिक और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच संतुलित संचार होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम शिकारी देखें तो अमिगडाला भय का संचार करता है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स खतरे का आकलन कर कार्रवाई की योजना बनाता है। जब यह संचार कमजोर हो और अमिगडाला बेकाबू हो, तब समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा होने पर हम आवेगी, प्रतिक्रियाशील और स्वकेंद्रित हो जाते हैं। स्वस्थ आदतों के लिए कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच अच्छे संबंध मजबूत करने चाहिए। अगला अध्याय इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेगा। अध्याय 3। हमारे मस्तिष्क की जोखिम इनाम प्रणाली खतरनाक रूप से उत्तेजित है। 12,000 साल पहले के जीवन की कल्पना कीजिए। न टीवी, न स्मार्टफोन, न स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। सबसे रोमांचक गतिविधियां थीं भोजन खोजना और शिकारियों से भागना। हमारा शरीर इसी माहौल में विकसित हुआ और साथ में हमारा दिमाग भी। दुर्भाग्य से हमारा दिमाग आधुनिक दुनिया के संवेदी अधिभार के लिए तैयार नहीं है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हमारे दिमाग की जोखिम और इनाम प्रणाली खतरनाक रूप से अति उत्तेजित है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। जब आप मीठा नाश्ता खाते हैं तो आपका शरीर डोपामाइन छोड़ता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर आपके मस्तिष्क के आनंद और स्मृति केंद्रों को सक्रिय करता है। मतलब, आपको खुशी मिलती है और आप इसे दोबारा करना चाहते हैं। यह तब अच्छा काम करता है जब आप सवाना में हों और मिठाई दुर्लभ हो। लेकिन जब आप कैंडी और फास्ट फूड से घिरे हों तो यह बिगड़ जाता है। आजकल हम लगातार डोपामाइन छोड़ने वाली गतिविधियां करते रहते हैं। हम इसे इतना करते हैं कि इनाम मार्ग सहनशील हो जाते हैं और हम कभी संतुष्ट नहीं होते। बहुत ज्यादा आनंद की समस्या के साथ साथ इसका उल्टा, यानी बहुत ज्यादा तनाव भी है। जब आप किसी मुश्किल या डरावनी स्थिति का सामना करते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल छोड़ता है। यह हार्मोन आपकी लड्डो या भागो प्रतिक्रिया को शुरू कर देता है। आपकी मांसपेशियां तन जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग का एमिगडाला हिस्सा नियंत्रण ले लेता है। यह जानलेवा स्थितियों में अच्छा है, पर समय के साथ यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन दो प्रक्रियाओं के बीच अप्राकृतिक गति से बार बार झूलते रहते हैं। इस बारे में सोचिए। करीब 80% वयस्क अपना दिन स्मार्टफोन चेक करके शुरू करते हैं। यह सुबह सुबह डोपामीन का एक झटका है। फिर तनावपूर्ण काम के दिन में ट्रैफिक, मीटिंग्स या अन्य तनाव आपके कॉर्टिसोल को बढ़ा देते हैं। दिन के अंत में ज्यादा कार्ब वाला खाना और डिजिटल मीडिया फिर से डोपामीन बढ़ा देते हैं। ये सारे उतार चढ़ाव जमा हो जाते हैं और आपका दिमाग संतुलन पाने के लिए जूझता रहता है। इस अति उत्तेजना का नतीजा है एक सुपरचार्ज्ड लिम्बिक दिमाग जो तनाव पर अति प्रतिक्रिया करता है और फिर शांत होने के लिए तुरंत संतुष्टि खोजता है। यह एक दुष्चक्र है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि डिजिटल उपकरण इन समस्याओं को कैसे बढ़ाते हैं। अध्याय 4। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपकी खुशी को कम कर सकता है। आप उठते हैं, फोन देखते हैं, नाश्ता करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, काम पर जाते हैं, फिर फोन देखते हैं, जाना पहचाना लगता है। चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। पिछले दशक में इंटरनेट और सोशल मीडिया ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में पाया गया कि 1600% किशोर अपने फोन के आदी महसूस करते हैं। लेकिन इस कनेक्टिविटी के क्या नुकसान हैं? इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपकी खुशी को काफी कम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी खुशी को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है। डिजिटल संचार तकनीक बेहद उपयोगी हो सकती है, हालांकि यह आपके दिमाग पर भी कहर बरपा सकता है। खासकर यह पहले चर्चित इनाम प्रणाली को अति उत्तेजित कर सकता है। हर फेसबुक लाइक, इंस्टाग्राम पोस्ट या मजेदार ट्वीट से दिमाग में डोपामाइन बढ़ता है। नियमित उत्तेजना के आदी होने पर आप लत के शिकार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से दिमाग में शारीरिक बदलाव भी हो सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि इंटरनेट व्यसनियों का इंटीरियर सिंगुलेट कमजोर हो जाता है। मस्तिष्क का यह हिस्सा आवेग नियंत्रण में मदद करता है। यह बदलाव मिंडलेस स्क्रॉलिंग और रिफ्रेश करने की आदत में योगदान दे सकता है। इंटरनेट की लत दोस्ती कमजोर और सामाजिक अलगाव बढ़ा सकती है। औसत इंटरनेट उपयोगकर्ता के 8 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं। संपर्क में रहने के ये कई तरीके हैं। हालांकि ऑनलाइन बातचीत आमने सामने मिलने जैसे फायदे नहीं देती। उल्टा,
इन नेटवर्क्स का ज्यादा इस्तेमाल हमें अकेला बना सकता है। पेंसिल्वेनिया यूनी के एक अध्ययन में 100 छात्रों को 3 हफ्ते तक रोज 10 मिनट सोशल मीडिया यूज करने को कहा। अंत में जिन छात्रों ने ऐसा किया वे कम अकेले महसूस करने लगे और डिप्रेशन टेस्ट में कम स्कोर किया। क्या ऐसा प्रयोग आप पर भी असर कर सकता है? अपने सोशल मीडिया के जबरन इस्तेमाल को कम करके देखें कैसा लगता है। ऑनलाइन समय कम करें और लगातार स्क्रॉल करने से बचें। शायद नेट से दूर रहकर आप अपने आसपास से जुड़ सकें। अध्याय 5। अलगाव से लड़ने के लिए सहानुभूति जरूरी है। आप एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हैं। सड़क पर कारें लगातार तेजी से गुजर रही हैं। कोने पर एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। वो किराने के 2 बैग से जूझ रही है, उसे मदद चाहिए। आप क्या करेंगे? अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो रुक कर उसकी मदद करेंगे। शायद आप उसका सामान घर तक भी पहुंचा दें। इंसान स्वभाव से सामाजिक हैं। साथ काम करना हमारी प्रजाति की ताकत है। दुख की बात है, आधुनिक दुनिया इस क्षमता को कमजोर कर रही है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, अलगाव से लड़ने के लिए सहानुभूति जरूरी है। तो सहानुभूति क्या है वास्तव में? विशेषज्ञ इसे आमतौर पर 2 तरह से परिभाषित करते हैं। पहला है प्रभावी सहानुभूति। यह दूसरों का दर्द या भावनाएं महसूस करने की क्षमता है। जब आप दुखद फिल्म देखकर रोते हैं, वो प्रभावी सहानुभूति है। दूसरा रूप है संज्ञानात्मक सहानुभूति या मन का सिद्धांत। यह दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने की क्षमता है। सहानुभूति के विपरीत है आत्मकेंद्रितता। नार्सिसिस्टिक लोग बहुत आत्मकेंद्रित, स्वार्थी होते हैं और अक्सर दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं। नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियों को आक्रामकता, घरेलू हिंसा और अन्य असामाजिक व्यवहार से जोड़ा गया है। पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने एक चिंताजनक रुझान देखा है। नार्सिसिस्टिक व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से अधिक आम होता जा रहा है। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि 2000 के बाद छात्र पहले से 40% कम सहानुभूतिशील हैं। इसका मस्तिष्क से क्या संबंध है? दरअसल, नार्सिसिज्म में वृद्धि आधुनिक दुनिया द्वारा हमारे न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण से जुड़ी हो सकती है। हम जानते हैं कि अति उत्तेजित पुरस्कार प्रणाली और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला के बीच संबंध को कमजोर कर सकता है। हाल के शोध से पता चलता है कि ये प्रक्रियाएं हमारी सहानुभूति महसूस करने की क्षमता को भी सीमित कर सकती हैं। यह डिस्कनेक्शन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए बुरी खबर है। सहानुभूति की कमी दूसरों से जुड़ने और गहरे रिश्ते बनाने की क्षमता को सीमित करती है। यह तनाव को बढ़ा सकता है क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग अधिक कोर्टिसोल पैदा करते हैं। स्पष्ट है, आधुनिक दुनिया हमें मुश्किल स्थिति में डालती है। ऐसा लग सकता है कि कोई हल नहीं है। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। इन दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। अध्याय 6। प्रकृति से जुड़कर अलगाव से लड़ें। 100 के शुरू में अंग्रेज लेखक E.M. फोर्स्टर ने द मशीन स्टॉप्स नामक एक कहानी लिखी। यह कहानी एक ऐसे भविष्य का वर्णन करती है जहां मानवता रहती है। इंडोर अलगाव। पात्र शायद ही सूरज देखते और केवल डिजिटल उपकरणों से संवाद करते हैं। आज, कहानी के 1 सदी बाद, वास्तविकता उस निराशाजनक काल्पनिक दुनिया से काफी मिलती-जुलती है। कितना? बिल्कुल। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिकी सिर्फ 5% समय बाहर बिताते हैं। एक पत्रकार के अनुसार, हम ज्यादातर प्रकृति की कमी से पीड़ित हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, प्रकृति से जुड़कर अलगाव से लड़ें। आज अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं, पर ज्यादातर इतिहास में मनुष्य प्रकृति के साथ रहे। हमने ताजी हवा ली, जंगलों खेतों में चले और धूप का आनंद लिया। आधुनिक सुविधाएं मूल्यवान हैं, पर शोध बताता है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह कितना महत्वपूर्ण है? बहुत। 2018 में 2000 कनाडाइयों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लोग बाहर समय बिताने के बाद खुश, स्वस्थ और अधिक उत्पादक महसूस करते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि सिर्फ पौधे देखने से सर्जरी के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। जंगल का दृश्य वाले अस्पताल कमरों में मरीज जल्दी ठीक हुए और उन्हें कम दर्द निवारक की जरूरत पड़ी, बाहर का दृश्य न होने वालों की तुलना में। प्रकृति के साथ संपर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक सुंदरता से घिरे रहने से हमारा तनाव स्तर काफी कम हो सकता है। जंगल में टहलें और देखें कि यह दुनिया को कैसे सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। एक छोटी सी सैर भी आपको नौकरी की चिंताओं या डिजिटल उपकरणों के लगातार ध्यानाकर्षण से मुक्त कर सकती है।
ये शांत क्षण आपके मस्तिष्क में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा नियमित रूप से धूप में रहने से हमारा शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है। यह हार्मोन हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खासकर यह दिमाग में सेरोटोनिन बनाने की क्षमता को बढ़ाता है, जो खुशी से जुड़ा हार्मोन है। अपने दिन में कुछ पल धूप सेंकने की कोशिश करें। बस पार्क में बैठना या छोटी पिकनिक भी आपके मूड में काफी सुधार ला सकती है। बेशक उस पिकनिक पर आप क्या खाते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि खाना अलगाव से लड़ने में कैसे मदद कर सकता है। अध्याय 7, कृत्रिम आधुनिक आहार आपकी कमर और दिमाग के लिए हानिकारक है। अपने रसोई घर पर नजर डालें। आप क्या देखते हैं? मीठे अनाज के रंगीन डिब्बे, फ्रिज में कुछ सोडा कैन, शायद कल रात के बचे टेकआउट के 1-2 डिब्बे। हजारों साल पहले आपके पास बहुत अलग विकल्प होते। दरअसल आधुनिक मेनू में ऐसे खाद्य पदार्थ भरे हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए अकल्पनीय होते। पर क्या ये सभी नए विकल्प हमारे लिए अच्छे हैं? सच्चाई यह है, शायद नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, कृत्रिम आधुनिक आहार आपकी कमर और दिमाग के लिए हानिकारक है। जब शुरुआती इंसान पहली बार विकसित हुए, वे अपना पेट भरने के लिए शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज विविध खाद्य पदार्थ खाते थे और उनका आहार मौसम के साथ बदलता रहता था। आधुनिक आहार काफी अलग है। कृषि और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण के आविष्कार से हम ज्यादा खाते हैं, पर वो कम पौष्टिक होता है। एक महत्वपूर्ण अंतर आधुनिक आहार में चीनी की भारी मात्रा है। जहां प्राचीन काल में मीठे स्नैक्स दुर्लभ थे, आज हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट और चीनी से भरा है। दुर्भाग्य से ज्यादातर समय हमें इसका एहसास भी नहीं होता। 2016 में नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हमारे खाने में कृत्रिम मिठास का पता लगाया। उन्होंने अमेरिका में बिकने वाले 10 लाख से ज्यादा अलग-अलग उत्पादों की जांच की। चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने पाया कि 70% खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी मिलाई गई थी। यह सारी चीनी हमारे दिमाग के लिए हानिकारक है। एक तो रिफाइंड कार्ब्स वाला आहार BDNF के उत्पादन को कम कर सकता है, जो मजबूत तंत्रिका संबंध बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन है। इससे भी बुरा यह कि उच्च रक्त शर्करा, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी मस्तिष्क की बीमारियों से जुड़ी है। 2018 के एक अध्ययन में अत्यधिक चीनी सेवन और अवसाद के बीच संबंध पाया गया। निस्संदेह हमारे खाने का सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कम रिफाइंड कार्ब्स और जैतून तेल, नट्स, बीज और लाल मांस से भरपूर आहार से आप अवसाद का खतरा कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन स्नैक्स में ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होता है। यह एमिनो एसिड शरीर में सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है, जो खुशी और संतोष के लिए जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सही खाना पहला कदम है। नियमित नींद जैसी अन्य आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे। अध्याय 8, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है। आंखें भारी, मांसपेशियां दर्द करती हैं, हर कदम ऐसा लगता है जैसे जूते शीशे से भरे हों। बिना नींद की रात के बाद दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है। जब शरीर बुरा महसूस करता है तो मस्तिष्क की हालत और भी खराब हो सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। हर इंसान में एक आंतरिक घड़ी होती है, जिसे सर्कैडियन लय कहते हैं। यह प्राकृतिक चक्र तब विकसित हुआ जब हम प्रकृति में रहते थे। यह हमें रात में सोने और सूरज के साथ जागने में मदद करता है। हालांकि आधुनिक दुनिया बिजली की रोशनी और 24/7 जीवन शैली के साथ इस पैटर्न को बाधित करती है। अब हम बहुत देर तक जागते हैं और कम समय सोते हैं। अध्ययन बताते हैं कि 1/3 अमेरिकी वयस्क रात में 7 घंटे से कम सोते हैं। यह स्थिति, जिसे नींद की कमी कहते हैं, हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती है। दशकों के शोध से पता चला है कि नियमित रूप से देर से सोने से अल्जाइमर का खतरा बढ़ सकता है, याददाश्त कमजोर हो सकती है और संज्ञानात्मक क्षमता घट सकती है। झपकी लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक कारण यह है कि नींद दिमाग के लिए प्राकृतिक शैम्पू की तरह काम करती है। जब आप सोने जाते हैं तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम नामक एक संरचना सक्रिय हो जाती है। यह सिस्टम आपके दिमाग को दिन भर जमा हुए अतिरिक्त मॉलिक्यूलर कचरे से साफ करती है। इसमें कैन्योरिनिन और बीटा एमिलॉइड जैसे सूजन पैदा करने वाले रसायन शामिल हैं, जो अवसाद से जुड़े हैं। इसके अलावा नींद की कमी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर करती है और अमिगडाला को ज्यादा नियंत्रण देती है। जब अमिगडाला बेकाबू हो जाता है तो हम अधिक आवेगी व्यवहार करते और तनाव पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं।
नतीजतन नींद की कमी वाला व्यक्ति अधिक खाने या मीठे स्नैक्स खाने जैसे गलत फैसले लेता है। तो आप कैसे सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले? नींद की गोलियों का तुरंत सहारा न लें। ये सुबह आपको सुस्त कर सकती है और आपके सर्कैडियन लय को और बिगाड़ सकती हैं। इसके बजाय सोने से पहले कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का उपयोग सीमित करें। इन उपकरणों की स्क्रीन से तेज नीली रोशनी निकलती है। सूर्यास्त के बाद इस प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन रुक सकता है। अब जब हमने आराम के महत्व को समझ लिया है, तो दिमागी स्वास्थ्य के लिए जरूरी एक और आदत पर नजर डालते हैं। व्यायाम। अध्याय 9। नियमित व्यायाम संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार ला सकता है। चलिए उत्तरी तंजानिया की सैर करते हैं। यहाँ हम हदजा को पाएंगे, शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक आधुनिक समुदाय। हर दिन इस समूह के लोग खाने की तलाश में सवाना में घूमते हैं और यह सब जोड़ जाता है। एक आम दिन में 5 मील से ज्यादा चलना शामिल होता है। इंसान चलने फिरने के लिए बने हैं। पारंपरिक शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, यह तो साफ है। हालांकि हाल में विज्ञान ने दिखाया है कि शारीरिक गतिविधि दिमाग के लिए भी जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, नियमित व्यायाम सोच समझ में काफी सुधार ला सकता है। हदजा के विपरीत ज्यादातर लोग पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते। डॉक्टर आमतौर पर सलाह देते हैं कि स्वस्थ वयस्क रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। अमेरिका में सिर्फ 5% वयस्क ही इस लक्ष्य को पूरा करते हैं। यह बैठे रहने की आदत कम मूड और धुंधली सोच में योगदान देती है, जो अलगाव से जुड़ी है। व्यायाम कई तरह से दिमाग के स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। शुरुआत में नियमित व्यायाम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो समस्या समाधान और योजना बनाने में मदद करता है। 2011 का एक अध्ययन इसे व्यवहार में दिखाता है। 171 बच्चों को उनकी तार्किक सोच और गणित कौशल मापने के लिए परीक्षण दिए गए। आधे बच्चों ने परीक्षण से पहले व्यायाम किया, बाकी ने नहीं किया। परिणाम स्पष्ट थे। जिन्होंने थोड़ा कार्डियो किया, उनके अंक बहुत ज्यादा थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रवाह बढ़ा। परीक्षा के अंक बढ़ाने के अलावा व्यायाम आपका मूड भी सुधार सकता है। कई लोग कठिन व्यायाम के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आखिरकार हम सभी ने धावक के हाई के बारे में सुना है। विज्ञान व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभावों को भी दर्शाता है। हमारे जीवन दृष्टिकोण पर उतना ही प्रभाव डालते हैं। कई शोध सक्रिय जीवन शैली और सकारात्मक मानसिकता के बीच मजबूत संबंध दर्शाते हैं। यह संबंध कितना मजबूत है? मनोचिकित्सा पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट ने दशक भर 40,000 वयस्कों की आदतें और मूड ट्रैक की। निष्कर्ष था कि सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे की शारीरिक गतिविधि भी अवसाद का जोखिम काफी कम कर सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा व्यायाम चुनते हैं, बस हिलते डुलते रहें, आपको मानसिक लाभ मिलेंगे। अपनी दिनचर्या में थोड़ी हलचल जोड़ने की आदत डालें। चाहे बागवानी हो, दौड़ना हो या वजन उठाना, दिमाग को मिलने वाला फायदा एक जैसा होगा। अध्याय 10। माइंडफुलनेस के अभ्यास से आप अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। चिंता, गड़बड़ी, जमना, उत्तेजित दिमाग ऐसे कंप्यूटर जैसा लगता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम खुले हों। जब आधुनिक दुनिया के विकर्षण और तनाव आपके दिमाग को अधिभारित करते हैं, तो अतिरिक्त शोर को खत्म करना सबसे अच्छा है। कभी कभी आपके दिमाग को रिब्यूट करने के लिए थोड़ी सी शांति जरूरी होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करके अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान लोकप्रिय संस्कृति और वैज्ञानिक जगत में तेजी से चर्चित विषय बन रहे हैं। रोग नियंत्रण केंद्रों के अनुसार योग करने वाले अमेरिकी वयस्कों की संख्या 2012 और 2017 के बीच दोगुनी हो गई। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि ध्यान करने वाले वयस्कों की संख्या उसी अवधि में 3 गुना हो गई। लोकप्रियता में इतनी बड़ी छलांग क्यों? शायद इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ध्यान जैसी प्रथाएं आधुनिक जीवन की भागदौड़ से जरूरी ब्रेक दे सकती हैं। और कई हाल के अध्ययन इन भावनाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ सही साबित करते हैं। अब हम जानते हैं कि ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना और कार्य पर मापने योग्य प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 2011 में हार्वर्ड शोधकर्ताओं ने 8 सप्ताह का माइंडफुलनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के अंत में एमआरआई स्कैन से पता चला कि छात्रों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की सघनता बढ़ गई थी। इस तरह की सघनता बेहतर ध्यान, संवेदी प्रक्रिया और योजना क्षमताओं से जुड़ी होती है। नियमित ध्यान विशेषकर तनाव और मस्तिष्क के आवेगी हिस्से को नियंत्रित करने में लाभदायक है। इसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉ. यी युआन तांग से जानें। कई अध्ययनों में उन्होंने दिखाया कि दैनिक ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में संपर्क बढ़ता है, साथ ही अमिगडाला में सक्रियता कम होती है।
इन संरचनात्मक बदलावों का मतलब है कि ध्यान करने वालों को अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण होता है और वे कम चिंतित व उदास रहते हैं। अपने दिन में माइंडफुलनेस को शामिल करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 12 मिनट का ध्यान भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रवाह बढ़ा सकता है। यानी कॉफी ब्रेक में ही आप दिमाग को बूस्ट करने वाले फायदे पा सकते हैं। आपका अभ्यास जटिल होने की जरूरत नहीं है। शुरुआती ध्यानी गहरी सांस लेने से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बस कुर्सी या फर्श पर आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दें जो फेफड़ों में आती जाती है। धीरे धीरे सांस लें, हर सांस में लगभग 20 सेकंड लें। मन भटकने पर चिंता न करें। माइंडफुलनेस एक कौशल है। रोज थोड़ा अभ्यास करके आप जल्द ही इसे सीख जाएंगे। अगले अध्याय में हम 10 दिन की शुरुआती योजना देखेंगे। अध्याय 11, ब्रेन वॉश प्रोग्राम अपनाना दीर्घकालिक बदलाव की नींव रखता है। अब आप जानते हैं कि आधुनिक दुनिया कैसे दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। आप जानते हैं कि नींद, पोषण और डिजिटल उपकरण सब आपको उदास, थका हुआ और अलग थलग महसूस कराने में योगदान देते हैं। दुर्भाग्य से डिस्कनेक्शन सिंड्रोम का कोई तुरंत इलाज नहीं है। हालांकि कुछ मूल बातों पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को फिर से पा सकते हैं। डॉ. डेविड पर्लमुटर अपने बेटे डॉ. ऑस्टिन पर्लमुटर के साथ आपके लिए 10 दिन का ब्रेन वॉश प्रोग्राम बनाया है। इस अंतिम अध्याय का मुख्य संदेश है कि ब्रेन वॉश प्रोग्राम से जुड़ना दीर्घकालिक बदलाव की नींव रखता है। ब्रेन वॉश प्रोग्राम के हर दिन आप अपने दिमाग के स्वास्थ्य के एक पहलू पर ध्यान देंगे। प्रोग्राम का पालन करते हुए जो काम करे उसका अभ्यास करते रहें जब तक आप अपनी दिनचर्या को नए सिरे से न बना लें। पहला दिन, डिजिटल डिटॉक्स से शुरुआत करें। अपने जीवन से गैर जरूरी तकनीक को हटा दें और समय बर्बाद करने वाले ऐप्स को ब्लॉक करें। दिन 2, सहानुभूति और कृतज्ञता का अभ्यास करें। जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर सोचें और 5 कृतज्ञता की बातें लिखें। दिन 3, प्रकृति से फिर से जुड़ें। बाहर टहलें, पार्क में पिकनिक करें या बगीचे में समय बिताएं। दिन 4, अपने आहार को शुद्ध करें। अपने खाने की आदतों का जायजा लें और सुधार की योजना बनाएं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ छोड़ें और ताज़े स्वस्थ सामग्री वाले व्यंजन खोजें। साथ ही अपने दैनिक आहार में कौन से विटामिन जोड़ सकते हैं, सोचें। दिन 5, अपने सोने के समय को सुधारें। बेडरूम से डिजिटल उपकरण हटाएं और दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन न लें। शाम, जल्दी सोने का समय तय करें और उसका पालन करें। दिन 6, व्यायाम को अपनाएं। थोड़ी देर टहलें या जिम जाएं जैसी शारीरिक गतिविधि करें। इसे आदत बनाने के बारे में सोचें। एक समय सारणी बनाएं या एक मित्र से मदद लें। दिन 7, ध्यान से मन को शांत करें। इस दिन गहरी सांस ध्यान के लिए 12 मिनट लें। दिन 8, अपने सामाजिक दायरे को मजबूत करें। डिस्कनेक्शन सिंड्रोम में अकेलापन शामिल है। दोस्त से डिनर, परिवार को कॉल या स्वयं सेवा करके लड़ें। दिन 9, जायजा लें। पिछले दिनों पर नजर डालें और सोचें क्या काम किया, क्या नहीं। दिन 10, आगे बढ़ें। 10 दिनों में आपने लंबा सफर तय किया है। अब इसे बनाए रखने का समय है। देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और नई दिनचर्या का वादा करें। अंतिम सारांश, आधुनिक दुनिया मस्तिष्क को असंतुलित करने के लिए बनी है। खराब पोषण, कम नींद और डिजिटल व्यवधान हमें आवेगी और उदास बनाते हैं। लेकिन अच्छी आदतों से, जैसे ताज़ा खाना और फ़ोन बंद करना, हम खुशी पा सकते हैं। कार्रवाई सलाह, बदलाव के बारे में यथार्थवादी रहें। अपनी आदतों को बदलने की चाह में फंसना आसान है। तुरंत बड़े बदलाव चाहने से थकान, पीछे हटना और निराशा हो सकती है। ब्रेन वॉश कार्यक्रम को टिकाऊ दृष्टिकोण से देखें। बड़े बदलाव छोड़ने से बेहतर है छोटे बदलाव जो आप निभा सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी में बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयासरत रहें।